हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर समाया जो कि हर एक सैनिक का एक ख्वाब होता है। 17 दिसंबर 1905 को जन्मे सीमो हाया, जो कि फिनलैंड के एक छोटे से गांव करेलिया में एक किसान परिवार के अंदर पैदा हुए थे। अपने 8 भाई बहनों में 7वें नंबर की संतान सीमो शुरू से ही बहुत सीधे स्वभाव के थे। माता पिता और परिवार के सदस्य सारे भाई बहन सब मिलकर खेती करते थे, तो सीमो ने 14 साल की उम्र से खेती करने का काम शुरू कर दिया। अपने पिता के साथ वो खेतों में जाते, वहाँ पर काम करते और उसके बाद में जब उन्हें टाइम मिलता तो अपने पिता की एक पुरानी बंदूक से फिनलैंड के जंगलों में जाकर वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते। और इसी सब में सीमो की ज़िंदगी चल रही थी। वर्ल्ड वॉर वन उस समय तक ख़त्म हो चुकी थी और फिनलैंड रूस के कब्ज़े से आज़ाद हो चुका था। लेकिन परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी फिनलैंड की, क्योंकि फिनलैंड रूस बॉर्डर पर हमेशा कोई ना कोई बॉर्डर विवाद चलता रहता था, जिसकी वजह से देश में तनातनी का माहौल अक्सर हो जाया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जब चीज़ें और ज़्यादा टेंशन बॉर्डर पर बढ़ने लगी, तो फिनलैंड की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक आदेश जारी किया कि हर परिवार से एक सदस्य को आर्मी में कम से कम 1 साल अपनी सेवाएं देनी होंगी। जब ये बात सीमो के गांव में पहुंची तो सीमो ने अपने परिवार को मनाया और आर्मी में अपने परिवार की तरफ से सेवाएं देने का फैसला किया। क्योंकि सीमो को बंदूक चलानी आती थी, इसलिए परिवार ने भी उसका ज़्यादा विरोध नहीं किया और छोटा होने के कारण, लाडला बच्चा होने के कारण भी परिवार ने उसकी उस जिद को मान लिया। तो सीमो का चयन आर्मी में हो गया। हालांकि कद काठी के हिसाब से सीमो केवल 5 फुट के थे और इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और इनका शरीर भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, हल्के फुल्के शरीर के ये आदमी थे। लेकिन फिर भी परिवार ने इनको सेना में जाने दिया। अपनी सेना में भर्ती होने के बाद में सीमो को ट्रेनिंग के दौरान जब अफसरों ने देखा बंदूक चलाते हुए, तो वो उसकी बंदूक चलाने की प्रतिभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सीमो का चयन स्नाइपर टीम के लिए कर लिया। स्नाइपर टीम में आने के बाद में सीमो ने और ज़्यादा अपग्रेडेड गन्स को चलाना शुरू किया, जिससे कि उनका निशाना पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गया। अपनी ट्रेनिंग के दौरान में सीमो ने होने वाली हर उस शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया जो कि उनके देश में होती थी और सेना उनको उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित भी करती और मदद भी करती। इन सारी प्रैक्टिसेस के बाद में सीमो का निशाना इतना ज़्यादा पक्का हो चुका था कि कई बार वो 500 मीटर की दूरी पर भी इतनी सटीकता से निशाना लगा देते थे कि उनके अफसर और उनके साथ के जो सिपाही थे वो उसे जादुई निशाना कहकर बुलाते। धीरे धीरे सीमो की पहचान अपने टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगी और एक अच्छे निशानेबाज के तौर पर अपनी बटालियन में उनको पहचाना जाने लगा। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई। वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत होने के बाद में फिनलैंड ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वो बॉर्डर पर तैनात हो जाएं। सीमो को भी बॉर्डर पर तैनात होने का मौका मिला और सीमो को की पूरी बटालियन बॉर्डर की तैनाती के लिए चल पड़ी। लेकिन अपनी तैनाती से कुछ दिन पहले जब यह आदेश सरकार का उनकी टीम को प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने अपने अफसर से कहकर अपने लिए एक सफ़ेद रंग की ड्रेस, सफ़ेद जूते, सफ़ेद दस्ताने, सफ़ेद मफलर और मुंह को ढकने के लिए सफ़ेद कवर, साथ ही साथ उन्होंने अपनी गन्स को भी वाइट कलर से पेंट कर लिया था। ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद में सीमो की जो टीम थी वो बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। बॉर्डर के लिए जब ये टीम वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर रूस और फिनलैंड के बॉर्डर
के पास में एक नदी बहती थी और वहीं पर इन्होंने अपने लिए पोजीशन लेने की जगह ढूंढी। क्योंकि ये लड़ाई सर्दियों में शुरू हुई थी, तो सर्दियों में रूस और फिनलैंड के बॉर्डर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता था कि कभी कभी ये -20 से -40 तक चला जाता था। ऐसे माहौल में किसी नए फौजी का टिक पाना, वो भी लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन क्योंकि अपने देश की रक्षा तो करनी थी, इसीलिए फौजियों को वहाँ पर मौजूद रहना पड़ता था। सीमो ने नदी के किनारे एक सेफ जगह पर अपनी पोजीशन ली और सुबह होने का इंतज़ार वो लोग करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि रशियन सेना इसी रास्ते से होकर गुजरेगी। अपनी पोजीशन के दौरान में जब सीमो को लोगों के आने की आहट सुनाई दी, तो वो चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशन को उस जगह पर टारगेट कर लिया जिधर से आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे सीमो को वो लोग नज़र आने लगे, क्योंकि रशियन सेना उन दिनों गहरे हरे रंग की ड्रेस पहनती थी, तो उनको पहचान पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था और सफ़ेद उस बर्फ़ के रेगिस्तान में उन लोगों को देखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया सीमो के लिए। जबकि सीमो जब अपनी ड्रेस को पहन लेते थे और अपनी गन को पूरी तरह से वाइट कर लेते थे, तो उस समय पर केवल उनकी आंखें नज़र आती थीं, जो कि काफ़ी दूर से लोग देख भी नहीं पाते थे। सीमो का एक अंदाज़ा और भी अच्छा था कि जो स्नाइपर्स होते थे वो लेट कर निशाना लगाते थे, जबकि सीमो बैठ कर निशाना लगाते थे। क्योंकि उनकी पूरी ड्रेस और गन वाइट होती थी, तो वो बैठे हुए भी दूर से लोगों को नज़र नहीं आते थे और सफ़ेद रंग और सफ़ेद बर्फ़ के अंदर वो पूरी तरह से छुपे रहते थे। और शॉट मारने के बाद में अपनी गन की नली को वो बर्फ़ के ढेर में घुसेड़ देते थे, जिससे कि गन से निकलने वाला धुआं और भाप भी दुश्मनों को नज़र नहीं आता था। जब रूसी फौज इनके नज़दीक आने लगी और इनके एरिया में आ गई, तो इन्होंने अपनी गन की रेंज में आने वाले हर उस फौजी के सर में गोली मारना शुरू की और देखते ही देखते वहाँ पर इन्होंने अपने पहले ही दिन 15 से 20 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। रूसी सैनिक जो कि इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और समझ नहीं पाए कि ये हमला किस तरफ से हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने दुश्मन को देख नहीं पाए। धीरे धीरे करके अंधेरा हो गया, तो दोनों सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया और अपने अपने सेफ हाउस की तरफ वो चले गए। सीमो ने अगले दिन भी इसी तरह से ही किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। इस बार सामने से हमला करने की बजाय उन्होंने पीछे से हमला किया और इस बार भी उन्होंने तकरीबन 20 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह लगभग 100 दिनों तक सीमो ने रूसी सेना के 500 से भी ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। रूसी सैनिक और उसके अफसर इन हमलों से इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हमले कहाँ से हो रहे हैं और कौन कर रहा है इन्हें। धीरे धीरे चीज़ें जब और ज़्यादा उनके कंट्रोल से बाहर होने लगी, तो उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना हम अपनी सेना को डिस्पर्स कर दें, यानी उन्हें तितर बितर कंडीशन में उस एरिया में लेके जाएं, ताकि किसी भी निशानेबाज को निशाना लगाने में उतनी आसानी ना हो। धीरे धीरे जब और वक्त गुजर गया, तो लोगों ने, रूसी सेना के जो सैनिक थे, उन्होंने उस चीज़ पे और ज़्यादा गौर करना शुरू कर दिया और एक दिन उनकी नज़र बंदूक से निकलकर आने वाली दिशा में चली गई। जिस दिशा से गोली आ रही थी, उसी दिशा पर सैनिकों की नज़र पड़ गई और रूसी सैनिकों ने उस दिशा में हैंड ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। हमला शुरू होने के बाद में जो स्नाइपर्स और राइफलमैन रशियन सेना के थे, उन्होंने भी उस तरफ गोली चलाना शुरू कर दिया। और इस गोली चलाने के दौरान में, क्योंकि उन्हें कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अंधाधुंध गोलियां उस दिशा में चला रहे थे, तो एक गोली सीमो के जबड़े को फाड़ती हुई बाहर निकल गई। गोली लगते ही सीमो एक तरफ बेहोश होकर गिर गए। रूसी सेना ने अपने दुश्मन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए,
क्योंकि सफ़ेद बर्फ़ के बीच में और सफ़ेद लिबास में वो आदमी उनको नज़र ही नहीं आया। जब सीमो को होश आया तो रात हो चुकी थी और वो जैसे तैसे अस्पताल पहुँचे। अस्पताल जाने के बाद में ज़्यादा खून बह के बाद सीमो ने, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था, सेना की नौकरी से छुट्टी ले ली और उसके बाद में वो फिनलैंड और रूस के बॉर्डर पर एक किसान के तौर पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो ये थी कहानी सीमो हाया की, जिन्होंने मिलिट्री इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज किया। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ स्नाइपर राइफल से सीमो ने 505 लोगों को मारा, जबकि जो अपने पास 10 गन थी और आमने सामने की लड़ाई में भी तकरीबन उन्होंने 300 लोगों को मारा था, जो कि उनकी टोटल टैली को 800 पहुंचाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।